Hello students, you are watching Being Biological, where you get video lectures with complete class notes. Today this is second lecture of the chapter The Fundamental Unit of Life, in which we will discuss about cell membrane and cell wall. In last video we discussed about discovery of cell and cell theory. So let's begin with today's topic, that is cell membrane. As the name suggests, cell membrane. It is a membranous structure which covers the cell from outside. Cell membrane, or it is also known as plasma membrane, it is outermost membranous covering of the cell that separates its content from the external environment. नॉर्मल लैंग्वेज में बात करें, अगर ये कोई सेल है, इसके बाहर एक मेम्ब्रेन होगी. इसके बाहर क्या होगा? एक मेम्ब्रेन. अगर ये एनिमल सेल हुआ तो जो आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन है उसे हम कहेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन. प्लांट सेल के केस में बात डिफरेंट है, वहाँ पर जो आउटर मोस्ट कवरिंग होगी उसे हम सेल वॉल कहते हैं. तो नॉर्मली हर एक सेल में सेल मेम्ब्रेन होती है, लेकिन प्लांट सेल में, कुछ फंजाई में, कुछ प्रोटिस्ट में सेल मेम्ब्रेन के अलावा भी एक आउटर कवरिंग होती है, इसको सेल वॉल कहते हैं. लेकिन अभी हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है सेल मेम्ब्रेन, यानी ये किसी सेल के बाहर की आउटर कवरिंग है. तो फिर से अगर आप समझना चाहें तो हमने कहा किसी सेल के बाहर की आउटर कवरिंग को हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं. इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखेंगे. सेल में क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म सेल मेम्ब्रेन के अंदर. हमने कहा जो सेल मेम्ब्रेन है उसके अंदर क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म. प्रोटोप्लाज्म यानी न्यूक्लियस और जो कंटेंट है जिसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म. तो न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म इज नोन एज प्रोटोप्लाज्म. और जो सेल मेम्ब्रेन है वो इस प्रोटोप्लाज्म को सेफ्टी देती है, इस प्रोटोप्लाज्म को आउटर एनवायरनमेंट से बचाती है. इसका एक और मेन प्रॉपर्टी है दैट इट इज सिलेक्टिवली परमिएबल. विच मीन्स इट परमिट्स ओनली सम सब्सटेंसेस टू पास. इसका मतलब क्या हुआ कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, अगर इस हम सेल मेम्ब्रेन की बात करें, अगर इसको हमने किसी आउटर एनवायरनमेंट में रख दिया, चाहे वो लिक्विड है चाहे वो गैशियस है, तो सभी चीज़ों को अंदर आने नहीं देगी. ये ओनली कुछ चुनिंदा, कुछ सिलेक्टेड चीज़ों को ही अपने अंदर एंट्री देता है, सभी चीज़ों को ये अंदर नहीं आने देगा. तो इसलिए कहते हैं सिलेक्टिवली परमेबल, यानी ये सिलेक्ट करेगा किसको हमें सेल के अंदर भेजना है, किसको सेल के अंदर नहीं भेजना. दैट्स वाई इट इज़ सिलेक्टिवली परमेबल. इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इट इज़ मेड ऑफ लिपिड बाइलेयर कॉल्ड फॉस्फोलिपिड्स एंड इंटीग्रल प्रोटीन्स. इसका डायग्राम देखते हैं. हमने कहा इसके स्ट्रक्चर में ये लिपिड बाइलेयर है. देखो एक साइड ये और एक साइड ये, तो ये फॉस्फोलिपिड की दो लेयर्स हैं. जैसे ये है फॉस्फेट ग्रुप, लिपिड ग्रुप, इस तरह से. तो ये एक और दो लेयर्स हैं फॉस्फोलिपिड्स की, और इसके बीच में होंगे प्रोटीन्स. जैसे ये इंटीग्रल प्रोटीन है, वो क्या फंक्शन करते हैं? चीज़ों को अंदर लाने और ले जाने में. और यही प्रोटीन है उस सिलेक्टिविटी का मीडियम, कि हर चीज़ को अंदर आने नहीं देंगे. ये प्रोटीन्स के जो चैनल्स हैं इनका एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है, तो जो इससे मैच करेगा वही अंदर जा पाएगा या बाहर निकल पाएगा. हर कोई इसमें एंट्री नहीं ले सकता. तो हमने देखा कि सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसा है. फॉस्फोलिपिड की दो लेयर होंगी और उसमें बीच में इंटीग्रल प्रोटीन्स होंगे. प्रोटीन्स उससे दो तरह के होते हैं, एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक. अगर सरफेस के ऊपर प्रोटीन हुआ, मेम्ब्रेन के सरफेस के ऊपर, उसको बोलेंगे एक्सट्रिंसिक प्रोटीन. और इंटीग्रल प्रोटीन की तरह अंदर हुआ इस तरह से, तो उसे बोलेंगे हम इंट्रिंसिक प्रोटीन. तो ये स्ट्रक्चर है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का. इसको हम फ्लूइड मोज़ेक मॉडल भी बोलते हैं, जो निकोलसन एंड सिंगर ने दिया था. तो थोड़ा और देखें. हमने देखा प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी है, सिलेक्टिवली परमेबल है, ये प्रोटोप्लाज्म को बाहर के एनवायरनमेंट से बचाती है, ये सेल को एक शेप देने का काम करेगी. ऐसे ही कुछ और फंक्शंस हम देखेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कौन कौन से फंक्शन होते हैं. इट प्रोवाइड शेप ऑफ सेल. अब अगर सेल है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटोप्लाज्म को बांध के रखेगा.
फॉर एग्जांपल अब बात करें, एक पानी है, पानी को हमने लिफाफे में डाल दिया, तो लिफाफे की वजह से पानी का स्ट्रक्चर कैसा होगा, लिफाफे की तरह हो जाएगा। तो उस बाहर के प्लास्टिक के लिफाफे को समझो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और जो अंदर पानी है वो क्या है, प्रोटोप्लाज्म है। तो यानी वही लिफाफा प्लास्टिक का क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जो उस सेल के कंटेंट को एक स्ट्रक्चर दे रही है, एक शेप दे रहा है। नेक्स्ट, इट एक्ट एज मैकेनिकल बैरियर फॉर सेल। ये सेल के लिए एक बैरियर का काम करती है, मतलब इसके जो कंटेंट है वो अंदर ही रहेंगे, बाहर नहीं निकल पाएंगे, क्योंकि जो मेम्ब्रेन है ये एज ए बैरियर, एज ए गेट काम कर रही है, ताकि हर कंटेंट इसके अंदर सुरक्षित रहे। थर्ड, इट इज सिलेक्टिवली परमेबल, यानी ये कंट्रोल करती है एंट्री और एग्जिट ऑफ द इंटीग्रल मटेरियल्स। जो इस सेल के अंदर मटेरियल है उसकी एंट्री और एग्जिट को ये कंट्रोल कर रहा है। बाय एंडोसाइटोसिस इट हेल्प्स इन ऑब्टेनिंग फूड इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। आपने देखा होगा जैसे अमीबा होता है, अमीबा में क्या होता है, हम कहते हैं एंडोसाइटोसिस, या इसको हम कहते हैं फैगोसाइटोसिस भी कहते हैं। तो जैसे ही कोई फूड यहाँ आया, तो क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी होती है, ये इलास्टिक होती है, तो ये खुद का स्ट्रक्चर चेंज करके इसके फूड को अंदर ले आएगी, तो उसे बोलेंगे एंडोसाइटोसिस। ठीक है, तो ये हेल्प कर रही है एक सेल वाले ऑर्गेनिज्म में फूड ऑब्टेन करने में। नेक्स्ट है, इट एक्ट एज मीडियम फॉर ऑस्मोसिस। ये ऑस्मोसिस के लिए मीडियम का काम कर रही है। अब ये ऑस्मोसिस क्या होती है, इसको हम जैसे डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन एक बार सुन लीजिए पहले। इट इज द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट। क्या है ये, सॉल्वेंट का मूवमेंट है अक्रॉस ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, एक मेम्ब्रेन के अक्रॉस, फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। अगर नॉर्मल भाषा में समझें, अगर हमारे पास ये एक बर्तन है, इसके बीच में मेम्ब्रेन है, सिलेक्टिवली परमेबल सेल मेम्ब्रेन लगी हुई है, ये यहाँ भी 1 लीटर सोल्यूशन है इस साइड, यहाँ भी 1 लीटर सोल्यूशन है इस साइड भी, लेकिन इस सोल्यूशन में 5 ग्राम सॉल्ट है और इस सोल्यूशन में 10 ग्राम सॉल्ट घुला हुआ है। सॉल्ट हो गया सोल्यूट और पानी क्या है, सॉल्वेंट है यहाँ पे। अब देखिए इस ए सोल्यूशन में सोल्यूट ज़्यादा है, बी सोल्यूशन में सोल्यूट इससे और ज़्यादा है, यानी ए का सोल्यूट इन कंपैरिजन ऑफ बी कम है। तो बताइए सॉल्वेंट कहाँ ज़्यादा है, जहाँ सोल्यूट ज़्यादा होगा वहाँ सॉल्वेंट कम होगा, यानी ए में क्या है, सॉल्वेंट ज़्यादा है, तो ए से बी की ओर मूवमेंट होगी पानी की, सॉल्वेंट की, अक्रॉस ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। इसे बोलेंगे हम ऑस्मोसिस। आगे हम फिर से इसको डिटेल में देखेंगे। आपको अभी तक याद रखना है कि ऑस्मोसिस क्या है, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट अक्रॉस ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन। यहाँ आप सॉल्ट की कंसंट्रेशन ना देखिए, सॉल्ट क्या है, सोल्यूट है, सॉल्वेंट क्या है, पानी, तो जहाँ सोल्यूट कम वहाँ सॉल्वेंट ज़्यादा है, तो यहाँ से सॉल्वेंट जहाँ ज़्यादा है कम सॉल्वेंट की ओर मूव करेगा, इसे बोलेंगे हम ऑस्मोसिस। यहाँ पे किसकी ज़रूरत पड़ रही है, एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की, और सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन ही होती है, तो ये ऑस्मोसिस में हेल्प करती है। इसके अलावा इसका फंक्शन है एक्ट एज कनेक्शन लिंक बिटवीन 2 और मोर सेल्स बाय फॉर्मिंग प्लाज्मोडेस्माटा। अगर मान लिए 2 सेल आपस में आसपास हैं, तो ये जो इनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वहाँ से इस तरह कनेक्शन बन जाएंगे, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपस में एक ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे, जिससे इन दोनों सेल के कंटेंट आपस में एक्सचेंज हो सकते हैं। तो ऐसे लिंक्स को बोलते हैं प्लाज्मोडेस्माटा, और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ही बनते हैं। तो यहाँ हमने फंक्शन देखे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, एक तो इस सेल को शेप दे रहा है, दूसरा एज ए मैकेनिकल बैरियर एक्ट कर रहा है सेल के लिए, सिलेक्टिवली परमेबल है इसलिए कंट्रोल कर रहा है एंट्री और एग्जिट को, सब्सटेंसेस को, एंडोसाइटोसिस की हेल्प से एक सेल वाले ऑर्गेनिज्म में फूड अंदर लेने में हेल्प कर रहा है, ऑस्मोसिस में हेल्प कर रहा है, और मटेरियल एक्सचेंज करने में हेल्प कर रहा है विद द फॉर्मेशन ऑफ प्लाज्मोडेस्माटा। अब हम बात करेंगे कुछ ऐसे फंक्शन, कुछ ऐसे मेथड जो
प्लाज्मा मेम्ब्रेन करने में हेल्प करती है, इसके अक्रॉस होते हैं। इसमें फर्स्ट है एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट, क्योंकि मेम्ब्रेन के अक्रॉस ही ट्रांसपोर्ट होता है, तो इसलिए हम यहाँ देखेंगे एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट के बारे में। पहले टर्म है पैसिव ट्रांसपोर्ट। आपने बहुत बार सुना होगा, जो कमर्शियल्स आते हैं टीवी के ऊपर, बोलते हैं कि पैसिव स्मोकिंग इज़ मोर इंजूरियस टू हेल्थ। अब पैसिव स्मोकिंग क्या होती है कि अगर कोई व्यक्ति आपके आसपास सिगरेट पी रहा है, वो क्या है, एक्टिव स्मोकर है, आप उसके पास खड़े हुए हैं, धुआं आपके अंदर भी जा रहा है, आप खुद तो सिगरेट नहीं पी रहे हैं लेकिन धुआं आपके अंदर जा रहा है, तो आप कैसे होगे, पैसिव स्मोकर होगे। तो यानी आप खुद तो वहाँ कोशिश नहीं कर रहे हैं, एनर्जी नहीं लगा रहे हैं, लेकिन फिर भी आपके अंदर धुआं जा रहा है। तो वैसे ही होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट, यानी ऐसा ट्रांसपोर्ट जहाँ पे मूवमेंट तो होगा लेकिन एनर्जी का यूज़ नहीं होगा, अपने आप ही वो मूवमेंट हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, एक पहाड़ के ऊपर या एक स्लोप के ऊपर आपने यहाँ पानी फेंक दिया, तो पानी कहाँ पहुँच जाएगा, नीचे खुद ब खुद ही पहुँच जाएगा। आपने यहाँ पानी फेंका लेकिन पानी कहाँ पहुँच गया, पहाड़ के नीचे, क्योंकि एक स्लोप है। तो ये पैसिवली पानी खुद ही ट्रेवल करेगा डाउन द हिल, तो ये कैसा होगा, पैसिव ट्रांसपोर्ट। अगर आपको इस पानी को यहाँ से यहाँ पहुँचाना पड़े तो एनर्जी का यूज़ करना पड़ेगा, वो कहलाएगा एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो पैसिव एक्टिव में मेन डिफरेंस यही है कि पैसिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी का यूज़ नहीं करना पड़ता, लेकिन एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी का यूज़ करना पड़ता है। तो हम डिटेल में देखते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट के बारे में। पैसेज ऑफ सब्सटेंसेस अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, बिना एनर्जी का यूज़ किए सब्सटेंसेस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पार चले जाते हैं, उसे बोलेंगे हम पैसिव ट्रांसपोर्ट। और पैसिव ट्रांसपोर्ट में मेनली दो मेथड आते हैं, डिफ्यूज़न एंड ऑस्मोसिस। आपने वैसे छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा डिफ्यूज़न के बारे में, ऑस्मोसिस के बारे में। डिफ्यूज़न क्या होता है, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम रीजन ऑफ इट्स हायर कंसंट्रेशन टू रीजन ऑफ इट्स लोअर कंसंट्रेशन, यानी कोई सब्सटेंस जहाँ ज़्यादा है वहाँ से कम की ओर मूव करेगा, उसे बोलेंगे हम डिफ्यूज़न। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, ये पानी की टंकी है दो, एक ये है और एक ये है। इस टंकी में इतना पानी है फुल, इस टंकी में कम पानी है, यानी सब्सटेंस कहाँ ज़्यादा है, इस ए वाली टंकी में, बी में पानी कम है। अगर हम इस टंकी को नीचे से ऐसे एक पाइप से जोड़ दें तो पानी कहाँ से कहाँ मूव करेगा, इस ए से बी की ओर मूव करेगा, जब तक ये दोनों का लेवल बराबर ना हो जाए। तो यहाँ क्या हुआ, जैसे ही हमने कनेक्शन दिया पाइप से, तो इस ए की टंकी से बी की ओर अपने आप ही पानी का मूवमेंट हो गया। तो कैसा मूवमेंट है, पैसिव मूवमेंट है। और यहाँ जहाँ पानी ज़्यादा था वहाँ से कम पानी की ओर मूवमेंट हुई, यानी मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम रीजन ऑफ इट्स हायर कंसंट्रेशन टू रीजन ऑफ इट्स लोअर कंसंट्रेशन, इसे कहते हैं हम डिफ्यूज़न। अब बात करते हैं हम ऑस्मोसिस की। ऑस्मोसिस क्या होता है, हमने पहले बताया आपको, डिफ्यूजन, ये खुद ही एक डिफ्यूजन है, लेकिन किसका, सॉल्वेंट का। डिफ्यूजन ऑफ सॉल्वेंट अक्रॉस ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन फ्रॉम ए रीजन ऑफ इट्स हायर कंसंट्रेशन टू रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। हमने कहा था यहाँ पे जो खास बात है वो मेम्ब्रेन की। अगर हमारे पास ये पानी की टंकी है, इसमें दो चैम्बर हैं जो अलग होते हैं एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की हेल्प से, ठीक है। दोनों में क्या है, लिक्विड, चाहे मान लिया सोल्यूशन बराबर है, यहाँ भी 1 लीटर और यहाँ भी 1 लीटर, लेकिन इस लीटर पानी में 5 ग्राम सॉल्ट घुला हुआ है, इस लीटर पानी में 10 ग्राम सॉल्ट घुला हुआ है। यानी यहाँ का जो सोल्यूशन है कैसा है, वो डाइल्यूट है। कैसा है, डाइल्यूट है। और यहाँ कैसा हुआ, कंसंट्रेटेड, क्योंकि यहाँ नमक ज़्यादा है, ये पानी ज़्यादा नमकीन होने वाला है, ये कम नमकीन होगा। इसको मान लिया ए, इसको बी। अब ऑस्मोसिस क्या बोलता है, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट, यानी पानी का मूवमेंट जिसमें चीज़ घुली हुई है। नमक की बात नहीं कर, नमक घुला हुआ है किसमें, सॉल्वेंट के अंदर, जो यहाँ पानी लिया हुआ हमने। तो मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन, यहाँ पानी क्या है, डाइल्यूट है, नहीं पानी क्या है, यहाँ ए में ज़्यादा है। तो पानी जहाँ ज़्यादा है वहाँ से
कम की ओर मूव करेगा थ्रू ए सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन। इसे कहते हैं ऑस्मोसिस। आपने ऐसे घरों में देखा होगा, आरओ जो वाटर प्यूरिफायर होता है उसमें कहता है रिवर्स ऑस्मोसिस। यानी अगर हम यहाँ बात करें, अगर इस 10 ग्राम को गंदगी मान लो आप, सॉल्यूट तो गंदगी होती है एक तरह से, यहाँ गंदगी ज़्यादा थी 10 ग्राम की और यहाँ गंदगी कम थी, फिर भी मूवमेंट कहाँ से हुआ, साफ से गंदे की ओर मूवमेंट हुआ। अब अगर हमें साफ पानी चाहिए होगा तो हम क्या करेंगे, हम एनर्जी का यूज़ करेंगे और इस गंदगी में प्रेशर लगा के, गंदे पानी में प्रेशर लगा के इस पानी को यहाँ से सॉल्वेंट को मूव कराएंगे ए की ओर, लेकिन यहाँ हमें एनर्जी लगानी पड़ेगी। तो कैसा हो गया, वो रिवर्स ऑस्मोसिस हो गया। तभी इसको कहते हैं आरओ वाटर प्यूरिफायर, क्योंकि वहाँ ऑस्मोसिस को हम रिवर्स करते हैं विद हेल्प ऑफ एनर्जी, क्योंकि उसके अंदर मोटर लगी होती है। ठीक है, तो अब बात करें ऑस्मोसिस के टाइप्स की, तो ऑस्मोसिस मेनली 2 टाइप का होता है, एंडो ऑस्मोसिस एंड एक्सो ऑस्मोसिस। एंडो यानी अंदर की ओर, osmotic entry of solvent into cell when placed in hypotonic solution। अगर हम यहाँ देखें, यहाँ पे एक टर्म आई हाइपोटोनिक सोल्यूशन। जब भी हम सोल्यूशन की बात करेंगे ऑस्मोसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से, यहाँ 3 तरह के सोल्यूशन होते हैं, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपरटोनिक सोल्यूशन। लेकिन ये कंपैरिजन में होते हैं। अगर मान लिया दुनिया में फॉर एग्जांपल एक ही शख्स रहता हो, उसके पास 10 लाख रुपए हों, तो उसे हम अमीर कहेंगे गरीब? क्योंकि अमीरी गरीबी के लिए हमें क्या चाहिए, कंपैरिजन करना पड़ेगा, यानी दूसरा शख्स चाहिए जिसके पास थोड़े कम पैसे हों। तो हम 10 लाख वाले को अमीर कहेंगे, कम वाले को गरीब कहेंगे। लेकिन अगर एक ही शख्स हो तो क्या होगा, ना वो अमीर है ना वो गरीब है। तो वैसे सोल्यूशंस की बात होती है। अगर किसी सोल्यूशन को हमें हाइपोटोनिक कहना है, तो यानी मान लिया ये सोल्यूशन है, यहाँ पे 5 ग्राम सॉल्ट घुला हुआ है इसमें, तो इसे क्या कहेंगे, हाइपोटोनिक या हाइपोटोनिक? हमें ये कब पता लगेगा, जब एक और सोल्यूशन हमारे पास है, अगर उसमें 10 ग्राम सॉल्ट है तो ये हाइपोटोनिक हुआ, यानी कम इसमें सोल्यूट है, और ये हुआ हाइपरटोनिक। ये दोनों कंपैरिजन में पता लगता है यहाँ पे। तो एंडो ऑस्मोसिस क्या है, अगर मान लिया हमने एक हाइपोटोनिक सोल्यूशन में सेल को रख दिया, तो क्या होगा, हाइपोटोनिक में क्या है, सोल्यूट कम होगा, तभी तो इसका नाम क्या है, हाइपोटोनिक। सोल्यूट इसमें कम होगा, सेल क्या है इसके कंपैरिजन में हाइपरटोनिक है, यहाँ सोल्यूट क्या होगा, ज़्यादा होगा। अब बताओ ऑस्मोसिस के थ्रू कहाँ मूवमेंट होगी, वाटर कहाँ ज़्यादा है, जो क्या है, जहाँ सोल्यूट कम होगा। हाइपोटोनिक सोल्यूशन में क्या है, सॉल्वेंट ज़्यादा है, सोल्यूट कम है। तो जहाँ सॉल्वेंट ज़्यादा है वहाँ से सेल के अंदर मूवमेंट पाने की हो जाएगी। इसे कहते हैं एंडो ऑस्मोसिस, सेल के अंदर सॉल्वेंट का मूवमेंट हो जाना। वैसे सेकंड टाइप का है एक्सो ऑस्मोसिस। एक्सो यानी एग्जिट कर जाना, सेल से बाहर। ये कब होगा, अगर मान लिया हमारे पास कोई हाइपरटोनिक सोल्यूशन है, ये हाइपरटोनिक सोल्यूशन है। हाइपरटोनिक यानी इस सोल्यूशन में सोल्यूट क्या, ये नमक क्या है, ज़्यादा है। सोल्यूट क्या होगा यहाँ पे, ज़्यादा होगा। और जो सेल इसके अंदर हमने डाला है, कोई लिविंग सेल, उसमें सोल्यूट क्या होगा हमारा, कम होगा। तो अब बताओ सॉल्वेंट कहाँ ज़्यादा है, जहाँ सोल्यूट कम है वहाँ सॉल्वेंट क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, तो मूवमेंट कहाँ से कहाँ होने वाली है, सोल्यूट कम सॉल्वेंट ज़्यादा सेल के अंदर। तो सॉल्वेंट यहाँ ज़्यादा है, तो ज़्यादा सॉल्वेंट से कम सॉल्वेंट की ओर मूवमेंट हो जाएगी। इसे कहते हैं एक्सो ऑस्मोसिस, जब सेल से बाहर निकल जाए सॉल्वेंट हमारा। हमेशा याद रखें कि जब भी एक्सो ऑस्मोसिस होगा तो वहाँ सेल को कहाँ डालना पड़ेगा, हाइपरटोनिक सोल्यूशन में। एंडो ऑस्मोसिस केस में हमें सेल को डालना पड़ेगा हाइपोटोनिक सोल्यूशन में। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम टाइप्स ऑफ ऑस्मोटिक सोल्यूशन। 3 टाइप के हमने सोल्यूशन बताए, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपरटोनिक। हाइपोटोनिक यानी अगर हम मान लिया हमारे पास 2 सोल्यूशन हैं, इनमें सोल्यूशन का अमाउंट बराबर है 1 लीटर 1 लीटर, मान लीजिए यहाँ भी 1 लीटर है, यहाँ भी 1 लीटर है, ए और बी में। लेकिन यहाँ सोल्यूट 5 ग्राम है, यहाँ 10 ग्राम है। तो हाइपोटोनिक कौन सा होगा, जहाँ सोल्यूट का हमें सोलेंगे हम हाइपोटोनिक सोल्यूशन। ये क्या है, हाइपोटोनिक सोल्यूशन।
जहाँ सोल्यूट ज़्यादा है उसे बोलेंगे हम हाइपरटोनिक सोल्यूशन, इसे बोलेंगे हम हाइपरटोनिक सोल्यूशन। अगर दोनों को 5-5 बराबर कर दें, दोनों कितने कर दिए हमने, बराबर 5-5 कर दिए, तो दोनों कैसे हो गए, बराबर, तब बोलेंगे दोनों को आइसोटोनिक सोल्यूशन। क्या बोलेंगे तब उसको, आइसो यानी सेम, टोनिक सोल्यूशन। डेफिनेशन देख लीजिए, हाइपोटोनिक सोल्यूशन डाइल्यूट सोल्यूशन, यानी डाइल्यूट यानी सोल्यूट यहाँ पे कम होगा, विच हैज ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन लोअर देन दैट ऑफ अदर, दूसरे से इसमें सोल्यूट क्या है, कम है, तो इसे कहेंगे हम हाइपोटोनिक। आइसोटोनिक यानी सोल्यूशन विच हैज ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन एग्जैक्टली इक्वल टू दैट ऑफ अदर, दूसरे के बिल्कुल सेम। हाइपरटोनिक यानी कंसंट्रेटेड सोल्यूशन विच हैज एन ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन हायर देन दैट ऑफ अदर, इसमें सोल्यूट कंसंट्रेशन क्या होगा, ज़्यादा होगा, उसे बोलेंगे हम हाइपरटोनिक। वर्ड में ही मीनिंग क्लियर है, मेनली साइंस में तो ज़्यादातर डेफिनेशंस अपने वर्ड से ही समझ आ जाती हैं, हाइपो कम, आइसो बराबर, हाइपर ज़्यादा। साइंस बहुत इजी सब्जेक्ट होता है। नेक्स्ट अब बात करते हैं, क्योंकि जो पेपर में क्वेश्चन पूछते हैं आपसे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस, हमने दोनों के बारे में पढ़ा, तो आप खुद रिमाइंड करते रहिए मेरे साथ साथ। पहला डिफरेंस है, जब भी हम डिफरेंस करते हैं तो दोनों में क्या करते हैं, कंपैरिजन में दो अलग से बॉक्सेस बनाते हैं। पहला डिफरेंस देखेंगे, कैन टेक प्लेस इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, यानी कि डिफ्यूजन में सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों ही चीज़ें मूव कर सकती हैं, लेकिन ऑस्मोसिस केस में ओनली लिक्विड का ही मूवमेंट होगा। सेकंड देखते हैं, जो डिफ्यूजन है वहाँ हमने किसी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की बात नहीं की, डिफ्यूजन में मूवमेंट हो रहा था अपने आप ही हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में बिना किसी मेम्ब्रेन के यूज़ के, लेकिन ऑस्मोसिस में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन यूज़ होती है, उसी के अक्रॉस सॉल्वेंट का मूवमेंट होता है। डिफ्यूजन की बात करें, सोल्यूट भी और सॉल्वेंट भी दोनों ही मूव कर सकते हैं, लेकिन ऑस्मोसिस में सोल्यूट मूव नहीं करता, ओनली सॉल्वेंट ही मूव करता है। डिफ्यूजन में किसी दूसरे सब्सटेंस का कोई इन्फ्लुएंस नहीं होता, लेकिन ऑस्मोसिस में कंसंट्रेशन का इन्फ्लुएंस होता है, जहां कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी सॉल्वेंट की, वहां से लोअर कंसंट्रेशन की ओर मूवमेंट होगा। तो ये डिफरेंस था डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के बीच में, और ये सब कुछ था पैसिव ट्रांसपोर्ट के अंदर, जहाँ पे ट्रांसपोर्ट हो रहा था लेकिन बिना एनर्जी का यूज़ किए। अब हम बात करेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट की। एक्टिव, जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एटीपी का यूज़ होता है। किसका यूज़ होता है, एटीपी का, एनर्जी का यूज़ होता है। किसी चीज़ को ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमें एनर्जी लगानी पड़ती है, उसे कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। यहाँ पे जो खास बात आप सीखेंगे वो है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। आपको बताऊंगा मैं कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्या होता है, लेकिन जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा, ध्यान रखें, वो अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है। कैसे होगा, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है क्या, फॉर एग्जाम्पल मान लिया हमारे पास ये सोल्यूशन है, हमने चीनी घोल दी, यहाँ पे इस एरिया में चीनी घोली, ये बर्तन है हमारे पास, तो चीनी का अमाउंट सबसे ज़्यादा कहाँ होगा, इस एरिया में। यहाँ पानी में चीनी घुल रही थी, इस एरिया में चीनी सबसे ज़्यादा होगी। जैसे ही डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, चीनी हमारे पास कम होती जाएगी, जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा। तो यानी यहाँ क्या है, एक ग्रेडियंट बन रहा है। यहाँ हाई कंसंट्रेशन है, यहाँ लो एंड लोवेस्ट, इस तरह से। इस कंसंट्रेशन डिफरेंस को अक्रॉस ए लेंथ, ये कहलाता है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होगा, हमने कहा अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी कम से ज़्यादा की ओर हम मूव करवा सकते हैं विद हेल्प ऑफ एनर्जी। जैसे हमने टंकी का उदाहरण दिया था, एग्जांपल दिया था आपको, कि अगर ये टंकी में 2 चैम्बर हैं, यहाँ पानी ज़्यादा है, यहाँ कम है, तो पैसिव ट्रांसपोर्ट से क्या होगा, यहाँ से पानी मूव में यहाँ करेगा, ज़्यादा से कम की ओर। लेकिन एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हम इस कम पानी को भी ज़्यादा में डाल सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी, तो इस तरह के ट्रांसपोर्ट कहते हैं हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब डिफरेंस देखेंगे हम एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट के बीच में। एक्टिव ट्रांसपोर्ट सबसे पहला डिफरेंस यही है, नीड्स एनर्जी। पैसिव ट्रांसपोर्ट को एनर्जी नहीं चाहिए।
एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी कम से ज़्यादा की ओर मूवमेंट हो सकती है एनर्जी की हेल्प से। पैसिव ट्रांसपोर्ट में विद कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी ज़्यादा से कम की ओर मूवमेंट होगा, यहाँ एनर्जी का यूज़ नहीं करेंगे। एक्टिव ट्रांसपोर्ट ये सिलेक्टिव होता है, यानी हम चीज़ों को चुन के ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन पैसिव ट्रांसपोर्ट सिलेक्टिव नहीं होता, यहाँ चीज़ें जो मूव होनी है वो अपनी मर्जी से होंगी। एक्टिव ट्रांसपोर्ट रैपिड और फास्ट होता है, क्योंकि यहाँ एनर्जी का यूज़ हो रहा है, तो ये ट्रांसपोर्ट क्या है, फास्ट ट्रांसपोर्ट है। पैसिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी का यूज़ नहीं है, तो ये स्लो ट्रांसपोर्ट होता है। तो ये डिफरेंस था एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट के बीच में। नेक्स्ट टॉपिक है बल्क ट्रांसपोर्ट। जैसे कि नाम से पता लग रहा है बल्क यानी ज़्यादा, जब ज़्यादा अमाउंट में चीज़ों का मूवमेंट होगा उससे बोलेंगे हम बल्क ट्रांसपोर्ट। जैसे ट्रांसपोर्ट ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस एंड फूड पार्टिकल्स अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन, ज़्यादा अमाउंट में फूड का ट्रांसपोर्ट या सब्सटेंस का ट्रांसपोर्ट हो रहा है सेल मेम्ब्रेन के आर पार, तो उसे कहेंगे हम बल्क ट्रांसपोर्ट। जैसे कि अमीबा में होता है एंडोसाइटोसिस, अमीबा क्या करता है, फूड के पार्टिकल्स को नहीं बल्कि पूरे के पूरे उसके पीस को ही क्या करता है, एनगल्फ कर लेता है, तो क्या कहलाएगा, ये बल्क ट्रांसपोर्ट कहलाता है। डिफ्यूजन किसका होता है, एटम्स का, मॉलिक्यूल्स का, बहुत लोअर कंसंट्रेशन में चलता है, लेकिन बल्क ट्रांसपोर्ट में पूरा का पूरा जो बल्क होगा वो इकट्ठा ही सेल के अंदर मूव कर जाएगा, इसीलिए इसको कहते हैं हम बल्क ट्रांसपोर्ट। ये सारी कहानी थी किसके बारे में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। हमने देखा कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो एक सिलेक्टिवली परमिबल मेम्ब्रेन है जो सेल को शेप दे रही है, और एनिमल सेल के आउटर मोस्ट और प्लांट सेल के सेल वॉल के अंदर होती है। इसमें लिपिड, फॉस्फोलिपिड की 2 लेयर्स होती हैं और इंटीग्रल प्रोटीन्स होते हैं, ये वाले, ठीक है। इसमें जो प्रोसेस होंगे, जैसे एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा, पैसिव ट्रांसपोर्ट होगा। पैसिव ट्रांसपोर्ट में ऑस्मोसिस होता है, डिफ्यूजन होता है। ऑस्मोसिस 2 तरह का था, एक्सो ऑस्मोसिस, एंडो ऑस्मोसिस। ऑस्मोटिक सोल्यूशन 3 तरह के थे, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक। फिर हमने देखा एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी का यूज़ होता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी का यूज़ नहीं होता, बल्क ट्रांसपोर्ट में काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में मूवमेंट होता है सेल के अंदर। अब हम देखेंगे सेल वॉल के बारे में। सेल वॉल एक रिजिड मेम्ब्रेन होती है, एक रिजिड आउटर कवरिंग होती है जो प्लांट सेल के आउटर मोस्ट पे प्रेजेंट रहती है, या कुछ फंगल सेल में होती है, या कुछ प्रोटिस्ट सेल में होती है। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हम देखेंगे आपके इसी कोर्स में कि किस तरह से प्लांट्स को क्लासिफाई किया गया है। वहाँ पे कुछ को मोनरा में बांटा गया है, कुछ को प्रोटिस्टा में, फंजाई, प्लांट, एनिमल, यानी सभी को क्लासिफाई कर दिया गया है। तो किस किस क्लास में, किस किस किंगडम में सेल वॉल है वो वहाँ देखेंगे हम। तो सेल वॉल वैसे क्या है, अगर प्लांट सेल की बात करें, अगर ये प्लांट सेल है, इसकी ये कहलाएगी सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके बाहर की जो कवरिंग है उसको कहते हैं हम सेल वॉल, और ये होती है बहुत हार्ड, रिजिड होती है ये। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो इलास्टिक होगी, लेकिन सेल वॉल इलास्टिक नहीं होती है। फिर हमने देखा जो सेल मेम्ब्रेन है यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो सिलेक्टिवली परमिएबल है, लेकिन सेल वॉल सिलेक्टिवली परमिएबल नहीं होती है, परमिएबल होती है, हर किसी चीज़ को आने जाने देती है, ठीक है। तो इसके बारे में देखते हैं। इट इज़ ए रिजिड सेमी इलास्टिक सुपोर्टिव, सेमी इलास्टिक यानी बहुत कम इलास्टिसिटी है, हार्ड होगी ये। सुपोर्टिव, सपोर्ट करने वाली। प्रोटेक्टिव बट परमिएबल, यानी हर चीज़ को ये मूवमेंट करने देती है। कवरिंग प्रेजेंट आउटसाइड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी सेल मेम्ब्रेन के बाहर की जो कवरिंग है, प्लांट सेल में, फंजाई में, प्रोटिस्ट में और कुछ प्रोकैरियोट्स में, तो उसे कहते हैं हम सेल वॉल। प्लांट सेल की जो सेल वॉल है वो सेलुलोज से बनी होती है, और सेलुलोज क्या है, इट इज़ मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक मटेरियल। अर्थ के ऊपर जो मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक मटेरियल है उसको कहते हैं हम सेल वॉल। ऑर्गेनिक मटेरियल क्या होता है, जो एक ऑर्गेनिज्म में बन सकता है, उसे कहते हैं ऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक क्या होता है, जो एक ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी के अंदर नहीं बना सकता, जैसे आयंस वगैरह। तो जो सेलुलोज है वो बनाता है प्लांट सेल की सेल वॉल को। ये क्वेश्चन कई बार आपको पूछा जाता है 1 नंबर वाले क्वेश्चन में, और ये मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक मटेरियल है। अगर बात करें हम फंगाई के सेल वॉल की, ये बनती है काइटिन से। काइटिन वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो फंजाई की सेल वॉल को बनाता है। 2
एडजेसेंट यानी पास वाले सेल वॉल को जोड़ने के लिए क्या होता है हमारे पास मिडल लैमेला। फॉर एग्जांपल, अगर ये दो प्लांट सेल हैं, इनके बाहर सेल वॉल प्रेजेंट होगी, ये सेल वॉल है हमारे पास, ये सेल वॉल है, इन दोनों को जोड़ने के लिए क्या है हमारे पास मिडल लैमेला होता है। मिडल लैमेला यानी ये सीमेंटिंग मटेरियल होता है जो दो सेल वॉल को जोड़ने का काम करता है। इसके अलावा प्लाज्मोडेस्माटा सेल वॉल में से ही गुजरते हैं साइटोप्लाज्म तक। मान लिया अगर ये सेल वॉल है, इस तरह से ये सेल वॉल हैं दो, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो जो प्लाज्मोडेस्माटा प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जाएंगे वो सेल वॉल क्रॉस करके ही जाएंगे। इस तरह से दो सेल के कंटेंट आपस में कनेक्टेड रहते हैं। तो ये सेल वॉल के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें थी। अब देखेंगे हम फंक्शंस ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल सेल को शेप देने का काम करता है। हमने कहा सेल वॉल कैसी होती है, हार्ड और रिजिड होती है। तो ये जो सेल वॉल का शेप होगा वही शेप किसका होगा, सेल का होगा। ऐसा मान लो आपने एक वुडन बॉक्स में मिट्टी भर दी, तो मिट्टी का शेप कैसा हो जाएगा, उस वुडन बॉक्स की तरह हो जाएगा, क्योंकि जो वुड है वो हार्ड होती है। तो वैसे ही सेल वॉल क्या होती है, हार्ड, इसमें जो कंटेंट होंगे वो इसी की शेप ले लेंगे। सेकंड है, ये प्रोवाइड करती है मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू सेल, क्योंकि हार्ड होती है ये, तो सेल को ये हार्डनेस देती है, स्ट्रेंथ देती है। इसके अलावा ये सेल को बाहर के एनवायरनमेंट से बचाती है। अगर मान लिया हमने देखा वो जो वुडन बॉक्स है उसमें मिट्टी भरी हुई है, बाहर से कोई से डंडे से पीटे या पानी फेंके तो वो अंदर नहीं जाएगा, यानी वो अंदर के कंटेंट को बचा के रखेगी। और इसके अलावा ये हर एक चीज़ को, मतलब कुछ चीज़ों को रोक लेती है, सेल के अंदर घुसने नहीं देती। जिसका पार्टिकल साइज बड़ा होगा वो सेल वॉल के अंदर नहीं आ पाएगा। लिक्विड जैसे कि पानी वगैरह तो आ जाएगा, लेकिन मान लीजिए जो बड़े कंटेंट हैं वो सेल वॉल में नहीं घुस पाएंगे। तो इससे ये प्रोटेक्शन भी दे रही है और एंट्री को कंट्रोल भी कर रही है। तो यही फंक्शन थे सेल वॉल के। हमने देखा कि सेल वॉल हार्ड होती है, सेमी इलास्टिक है, और ये सेमी परमेबल नहीं होती। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी थी, इलास्टिक थी और सेमी परमेबल होती है। तो यही डिफरेंस हम कुछ देखेंगे जो आपसे पेपर में पूछ जाते हैं। सेल वॉल प्लांट सेल में होती है, सेल वॉल एनिमल सेल में नहीं होती, लेकिन जो सेल मेम्ब्रेन है वो एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों में होती है। सेल वॉल सबसे आउटसाइड होती है, सेल के सबसे आउटर पोर्शन जो है वो सेल वॉल होती है, लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल वॉल के अंदर होती है। ये सेल मेम्ब्रेन रहेगी या प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहेगी और ये सेल वॉल रहेगी। तो पहला सेल मेम्ब्रेन कैसी है, अंदर है सेल वॉल के। हार्डनेस की बात करें, सेल वॉल ज़्यादा हार्ड होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इतनी हार्ड नहीं होती, फ्लेक्सिबल होती है। जो सेल वॉल है वो परमिएबल है, उसमें लिक्विड आसानी से आ जा सकते हैं, लेकिन जो सेल मेम्ब्रेन है वो परमिएबल नहीं होती है। कैसी है, सिलेक्टिवली परमिएबल है, क्योंकि इसमें जो इंटीग्रल प्रोटीन्स है वो कंट्रोल करते हैं, एक्टिवली कंट्रोल करते हैं मूवमेंट को सब्सटेंसेस की। कंस्टिट्यूशन की बात करें किससे बनी होती है सेल वॉल, तो सेल वॉल बनी होती है सेलुलोज से, हेमीसेलुलोज से या पेक्टिन से, लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनेगी लिपिड से और प्रोटीन से। तो यही हमने आज पढ़ा सेल वॉल के बारे में और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। इसी तरह घर बैठ के पढ़ाई करते रहें और अच्छे से मन लगा के पढ़ें। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट ऑर्गेनलीज के बारे में, जैसे कि न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपरेटस एटसेट्रा। सो अपना ध्यान रखें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।